नमस्कार बच्चों। अभी कल के हमने वीडियो में क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का 6वां चैप्टर जो है नमक, उसका पहला पार्ट देखा था, जिसको रजिया सज्जाद जी ने लिखा हुआ है। उसमें यह था कि साफिया जो हिंदुस्तान में अमृतसर में रहती थी, लाहौर अपने भाइयों से मिलने के लिए जाती है। अमृतसर में एक और उसके पास में जो माँ जैसा स्नेह करती थी, जिनको शिख बीबी के नाम से वो संबोधित किया करती थी। जब पता चला साफिया को ये भी लाहौर की निवासिनी है, वो कई वर्षों से अपने लाहौर नहीं गई, वही उनकी जन्मभूमि है, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। तो शिख बीबी ने कहा कि अगर ला सको तो मुझे थोड़ा सा मेरे वतन का, मेरी जन्मभूमि का थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। यहाँ साफिया लाहौर में अपने भाइयों के पास बहुत उसकी खातिरदारी होती है। वो करीब 15 दिन वो वहां पर रही। 15 दिन वो रही। जब उसके जाने का मौका आया तो उसने सोचा कि मुझे नमक ले जाना है। भाइयों से पूछा, लेकिन भाइयों ने मना कर दिया कि ये गैर कानूनी है, यहाँ का नमक आप हिंदुस्तान में नहीं ले जा सकते। लेकिन वो जबरदस्ती ले जाना चाहती थी, क्योंकि किसी से वादा किया था उसने। तो उसने एक सेर नमक उसने मंगा लिया, लाहौरी नमक। जब वो चलने लगी तो उसके भाई के जो दोस्त थे, काफी उसको उपहार स्वरूप, भाई की बहन तो उनकी भी बहन समझती थी कि हमारे मित्र की बहन है तो हमारी भी बहन है, उन्होंने भी काफी कुछ उपहार उस बहन के लिए दिया। एक दोस्त ने एक टोकरी कीनू भर करके दिए, जो लाहौर में माल्टा और संतरा से मिला करके एक नई किस्म तैयार की जाती है, जिसको कीनू कहते हैं, वो फल दिए। तो ये आपने सुना था पिछले वीडियो में कि अब रात्रि का समय था, सारा सामान उसने बिस्तर सब पैक कर लिया, अपना कपड़े इत्यादि बिस्तर बंद कर लिया, सूटकेस में सब तय करके रख लिया। अब एक मुश्किल थी उसके पास कि हमें नमक ले जाना है, कैसे ले जाएं। तो उसने क्या किया था, कीनू की टोकरी में कीनू खाली करके सबसे नीचे उसने नमक की पुड़िया रख ली थी, ऊपर से कीनू की दिखाई न दे। तो कीनू की टोकरी अपने सिरहाने रख करके, आपने सुना था, साफिया मोटी चादर ओढ़ करके लेट गई रात्रि में, क्योंकि कल सुबह से उसको फिर रवाना होना है। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, मंद शीतल हवा बह रही थी, रह रहकर कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी, चौकीदार जो गश्त लगा रहे थे उनकी सीटी की आवाज आ रही थी। साफिया विचार कर रही थी कि कल उसे अपने वापस मुल्क लौटना है, अमृतसर पहुंचना है। यह रहकर उसे अपने 3 भाइयों और उनके भतीजे जो थे, भतीजियां, उनका बहुत प्यार मिला। अब वह चाह कर भी एक साल से पहले लाहौर वापस नहीं आ पाएगी। छुट्टी में ही आती है तो लगभग 1 साल अब नहीं आ पाएगी, वो शायद अब आ भी न सके आगे। आंख लगते ही, जहां से उसकी थोड़ी बहुत रात्रि हो गई थी, 12-1 बज गए थे, उसकी नींद लग गई। तो नींद में उसको स्वप्न में फिर वही सिख बीवी दिखाई देने लगी, जिसने नमक मंगाया था कि नमक तुझे लाना है, दिखाई देने लगी। इकबाल का मकबरा दिखाई देने लगा, लाहौर का किला दिखाई देने लगा स्वप्न में। डूबता हुआ सूरज, फैलता अंधेरा एक एक करके उसके स्मृति पटल पर छा गए। उसे महसूस हुआ कि मानो 2 बेजान परछाइयां उससे बातें कर रही हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जो दूब की पत्ती लगी हुई थी सीढ़ियों के नीचे, दूब घास, उसकी कुछ पत्तियां उसने तोड़ ली थी। ठंड का मौसम था, जिसमें ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था, वो सपने में देख रही थी कि मैंने दूब की पत्ती तोड़ी। अच्छा, ये हुआ कि उसी समय वो करवट लेती है, नींद में थी, करवट लेती है, तो करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब जो टोकरी रखी थी, जिसमें नमक की पुड़िया वो छिपा करके रखी थी, रसीले ठंडे कीनों पर उसका हाथ पड़ता है। जब उसने करवट लिया तो ठंडे कीनू, जिसको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था, उनके भाइयों के दोस्त ने, कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। भले हिंदुस्तान और पाकिस्तान बढ़ गया है आपस में, लेकिन फिर भी हम एक हैं, अलग अलग रहते हुए भी हम एक हैं। साफिया अब अगला सुबह जब आई, तैयारी कर ली उसने जाने की, चलिए रवाना हुई। भाई उसको भेजने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए, तो साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। अभी दिल्ली तक का किराया उनके भाइयों ने कटवा दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए, उसके हाथ में टिकट दे दिया था बहन के हाथ में, और वो वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। उसको बिठा दिया गाड़ी के अंदर, तो वो टहल रहे थे कि गाड़ी जब चलेगी, बहन जब रवाना हो जाएगी, तब हम वापस अपने लौटेंगे घर। उसको चाय भी दे दी थी, वो चाय पी रही थी बैठी बैठी साफिया अंदर बैठी, चाय की प्याली हाथ में लिए, और सामने कीनों की टोकरी, जो जिसमें कीनू भरे हुए थे, फल,
उस पर निगाहें जमाएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए यही थी। सब प्रकार के गिफ्ट तो वो ले ही जा रही थी जो मिले थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसका वादा करके आई थी कि हमें सिख बीबी को ये देना है। लेकिन भाइयों ने मना कर दिया थी, कस्टम पर चेकिंग होगी और ये नमक ले जाना गैर कानूनी है, तुम पकड़ जाओगी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने बताया था कि प्यार और मोहब्बत भी कुछ है इंसान के अंदर, इंसानियत भी आजकल है, मैं जरूर नमक ले जा सकूंगी। लेकिन अब उसको अंदेशा था कि शायद मेरा नमक छुड़ा लिया जाए, तो अपने सामने ही उस टोकरी को वो रखे हुए थी। तो निगाहें जमाई यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इस टोकरी के अंदर मैंने नमक छिपाया हुआ है, कि इनों के नीचे नमक की पुड़िया भी है। चलिए आगे बढ़ी, ट्रेन चलने लगी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला, जब बॉर्डर आने वाला है तो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पर पार होते समय चेकिंग होती है कि कोई गैर कानूनी सामान तो नहीं यहाँ से वहां ले जा रहे आप। तो सामान सभी का बाहर निकाला जाने लगा चेकिंग के लिए कि कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है। तो उसका भी सामान निकाला जाने लगा, साफिया का। तो साफिया का जब सामान निकाला जा रहा था तो उसको एक झिरझिरी सी आई, थोड़ी हृदय शरीर उसका कांपने लगा कि शायद नमक की पुड़िया ये लोग छुड़ा न लें। और एकदम से उसने फैसला कर लिया कि मोहब्बत का यह तोहफा हम चोरी से नहीं ले जाएंगे, हम प्रेम से ले जाएंगे इस तोहफे को, नमक को। हम नमक कस्टम वालों को दिखा देंगे। कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, सामान सभी का कस्टम से होकर के रेल की तरफ चला। तो एक कस्टम अफसर की तरफ वो बढ़ी जो सामान चेकिंग कर रहा था, उसकी तरफ साफिया स्वयं आई। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, अधिकतर सभी यात्रियों का सामान चेक हो चुका था। सिर्फ इक्का दुक्का सामान किसी व्यक्ति का रखा हुआ था टेबल पर चेक होने के लिए। तो स्वयं वो पहुंची कस्टम अधिकारी के पास। जब उनको देखा तो वो कस्टम अधिकारी जो चेकिंग कर रहा था वो कैसा था, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, उसका शरीर कमजोर था, दुबला पतला शरीर वाला, खिचड़ी बाल हो गए थे, आधे काले आधे सफेद, आंखों पर चश्मा लगाए हुए। वे कस्टम अफसर की वर्दी तो पहने थे, लेकिन वो वर्दी उन पर जच नहीं रही थी। जैसे अधिकारियों का शरीर होना चाहिए वैसा उसका शरीर नहीं था। तो उनके पास साफिया पहुंच गई, उस कस्टम अधिकारी के पास। कुछ हिचकिचा करके बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब इतना उन्होंने कहा उस अधिकारी से, तो उन्होंने नजर भर के गौर करके उस साफिया को देखा अधिकारी ने। फिर बोले, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं आप। इतने प्रेम से उन्होंने उत्तर दिया कि क्या कहना चाहती हैं। उनके लहजे से, उनके कहने के ढंग से साफिया की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, थोड़ी हौसला बढ़ गया। तो साफिया ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर के उसे गौर से देखा साफिया को, ये क्या प्रश्न कर रही है। फिर भी उन्होंने उत्तर दे दिया कि मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो वहीं के हमारे हिंदुस्तान की ही मालूम होती हैं। लगता है आप अपने अजीजों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए यहाँ पर लाहौर आई होंगी शायद। तो साफिया ने कहा कि जी हाँ सर, मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए यहाँ लाहौर आई थी। वैसे मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, भाई लोग यहाँ रहने लगे, यहीं नौकरी करने लगे। फिर कस्टम अधिकारी से पूछती है साफिया कि आपको भी तो शायद इधर आए, ये पूछने ही जा रही थी। तो तुरंत वो कस्टम अधिकारी बोल पड़ा, जी, जब पाकिस्तान बना हुआ था, हमारे हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मगर यहाँ रहते हुए भी हमारा वतन तो दिल्ली ही है। तो थोड़ी उसका हौसला, हिम्मत बढ़ गई साफिया की, हमारे देश का ही है ये, हमारे वतन का है, तो शायद ये हमारी कुछ सहायता करेंगे। तो साफिया ने हैंडबैग, जिस हैंडबैग में उसने पुड़िया रख ली थी छिपा करके, हैंडबैग में रख ली थी, मैं छिपा के नहीं ले जाऊंगी, सबको दिखा के ले जाऊंगी। तो कीनों की टोकरी से वो निकाल करके अपने हैंडबैग में रख ली थी पुड़िया। तो तुरंत नमक की पुड़िया निकाल करके उनके सामने रख दी, बैग से निकाल करके वो पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने उनकी टेबल पर रख दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर सब कुछ उन्होंने असलियत बता दी कि मैं किस लिए नमक ले जा रही हूँ, किसने मंगाया है, मैं नमक क्यों ले जाना चाहती हूँ। पूरी कहानी, पूरा वृतांत उसने, साफिया ने कस्टम अधिकारी से बता दिया कि मैं प्रेम और भावना के साथ ये नमक अपनी सिख बीबी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे मंगाया था, मैं वादा करके आई थी। तो उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। पुड़िया को उठाया कस्टम अधिकारी ने। जब साफिया की पूरी बात खत्म हो गई, पूरा किस्सा उन्होंने सुना दिया, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया और अच्छी तरह कागज में उसको लपेट करके
खुद अपने हाथों से उन कस्टम अधिकारी ने साफिया के हैंडबैग में रख दिया और बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो, ये प्रेम तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। प्रेम में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो कार्य सफल न हो जाए। प्रेम से, मोहब्बत से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्न हुई वो साफिया। वह चलने लगी। जब साफिया चलने लगी अपना बैग लेकर के, वहां उसके सामान की चेकिंग हो गई। स्वयं कस्टम अधिकारी ने उसको नमक दे दिया, उसके बैग में रख दिया। जब वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे कि मैडम आप हिंदुस्तान जाएंगी, दिल्ली जाएंगी, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को, जब जामा मस्जिद के पास आप पहुंच जाएं तो मेरा भी सलाम जामा मस्जिद की सीढ़ियों को कहिएगा। और उन खातून को जिनके लिए आप वादा करके आई कि ये नमक ले जाना चाहती हैं, उन खातून को यह नमक देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। भले वो हिंदुस्तान में रह रही हो, लेकिन लाहौर उनका अभी भी वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो वहाँ है। तो हम दोनों का भली शरीर एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग है, अपने देश में नहीं है, लेकिन हमारा वतन, हमारा हृदय आज भी अपनी मातृभूमि पर है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैडम से ऐसा कह देना आप सिख बीबी से कि अभी भी लाहौर उनका वतन है। साफिया कस्टम के जंगल से गुजरते अब दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंच गए, दूसरे प्लेटफार्म पर आ गए और वे वहीं खड़े रह गए। वो अधिकारी उसको देखते रहे, साफिया चली गई। जब प्लेटफार्म पर पहुंची अब साफिया, तो उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार वहां खड़े हुए थे, अपनी बहन को जो विदा करने आए हुए थे। सामान की चेकिंग हो गई तो बड़ी हसरत भरी नजरों से, बहते हुए आंसुओं और ठंडी सांसों, भिजे हुए ओंठों को बीच में से काटती हुई सब भाई खड़े खड़े, उनके मित्र खड़े हुए देखते रहे बहन को, और रेल सरहद की तरफ बढ़ चली, अपने देश की सीमा की तरफ बढ़ चली। जब अटारी में पहुंचे, बॉर्डर जो है अटारी बॉर्डर पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो अटारी बॉर्डर पर पहुंचते हुए पाकिस्तानी पुलिस अब उतर जाती है ट्रेन से। अब वहां से अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ती है, ट्रेन में सवार हुई। साफिया बैठी बैठी सब देखती रही। उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और कहां से अमृतसर शुरू हो गया, यानी कि कहां से पाकिस्तान की सीमा समाप्त हुई, कहां से हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। सब कहीं सब कुछ एक सा ही तो है, फिर हम बटे हुए क्यों हैं? एक जमीन, एक जबान, एक सी सूरतें हैं, एक सा लिबास पहनते हैं, एक सा लबो लहजा है, एक सा ही अंदाज है, गालियां भी एक सी ही, जिससे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, पाकिस्तानी पुलिस और हिंदुस्तान पुलिस। अमृतसर में अब जब ये बॉर्डर पार हो गए, अब हिंदुस्तान का बॉर्डर जब शुरू हुआ तो वहां भी कस्टम लगे हुए थे, कस्टम अधिकारी चेकिंग करने के लिए कि कोई पाकिस्तान से कोई गैर कानूनी सामान हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं आ रहा, इसकी जांच करने के लिए। तो अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामने की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, जैसे जैसे सवारियां उतर रही थी उन्हीं के सामने वो जांचें कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, साफिया के भी सारे सामान की चेकिंग हो गई। तो वह उन नौजवान अफसर, कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। अब स्वयं उसने कहा कि मेरे सब कुछ तो चेक हो गई, शायद इन्होंने नमक चेक नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बता देना चाहिए। जब एक अधिकारी ने हमें स्वतः नमक दे दिया तो शायद ये भी दे देगा। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए बात। तो उस मैडम ने क्या कहा, यानी कि उस साफिया कहती है उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर स्वतः बढ़ी। जो बातचीत और सूरज से जो बातचीत बोलाचाली कर रहा था, वो बोलचाल कर रहा था, उससे बंगाली लग रहा था। तो वो स्वतः उस कस्टम अधिकारी के पास पहुंची जो बंगाली जैसा लग रहा था। देखिए सर, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला, अपना पर्स खोल दिया और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ा दी। तो अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया, जैसे उस कस्टम अधिकारी को उन्होंने पूरा वृतांत सुना दिया था, ऐसे सारा वृतांत इस कस्टम अधिकारी को भी उन्होंने सुना दिया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे उसकी बात जो साफिया कहती रही। बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते साफिया की पूरी बात। जब पूरी बात साफिया की हो गई, फिर उन्होंने एक बार साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। वो धीरे से बोले, इधर आइए जरा आप, यानी साफिया को इशारे से बुलाए, इधर आइए आप। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, दूसरे अधिकारी जो खड़े हुए थे, इनके सामान का ध्यान रखिएगा, कोई सामान इधर उधर न करने पाए इनका। प्लेटफार्म के सिरे पर, जिस प्लेटफार्म पर चेकिंग हो रही थी, वहीं एक सिरे पर एक कमरा था।
वे उसके अंदर चले गए अधिकारी, कस्टम अधिकारी। साफिया भी उसमें हिचकिचाते हुए दाखिल हुई कि मुझसे कुछ गलती हो गई, शायद ही मेरा सामान चेक करके अब नमक मुझसे छुड़ा लेंगे, कुछ सजा देंगे। जब वो उस कमरे में साफिया भी दाखिल हुई, मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना, क्यों नहीं आ रही हैं आप, क्यों रुक रही हैं, अरे डरिए मत। जेब से उन्होंने तुरंत रूमाल निकाला है कस्टम अधिकारी ने, और एक कुर्सी डली थी, कुर्सी को अपने रूमाल से साफ करके झाड़ करके बोले, बैठिए आप। साफिया बैठ गई। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया कस्टम अधिकारी के सामने। इस तरह हम छिपा करके नहीं ले जाना चाहते, लेकिन ये प्रेम का, मोहब्बत का तोहफा है जो मैं अपनी सिख बीवी को देना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ये लाहौरी नमक लाई हूँ। वो सारा बैग का बैग उन्होंने नमक सहित कस्टम अधिकारी के टेबल पर रख दिया। बाहर की तरफ तो कस्टम अधिकारी ने जब बैग में नमक देखा, बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था कमरे के बाहर। पुलिस वाले को इशारे से बुलाया, इधर आइए। साफिया ने जब देखा कि अभी पुलिस वाले को बुला रहा है तो उसके तले की जमीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। वो पहुंचा कि बताइए सर क्या बात, 2 चाय लाओ, चाय बनवा लाओ तो बाहर से, अच्छी वाली चाय। पुलिस वाला साफिया को घूरता चला गया, कौन सी मैडम आ गई है, अरे हमारे इन ऑफिसर ने, हमारे सर ने तो अभी तक किसी के लिए चाय नहीं मंगाई, ये कौन सी मैडम है इसके लिए चाय मंगा रहे हैं। फिर उन्होंने मेज की एक दराज खींची, दराज कवर्ड जो बनी हुई थी मेज की, टेबल की दराज खींची, खोली दराज, उसमें अंदर तक, दूर तक, काफी गहरी अंदर तक वो दराज थी, काफी लंबी थी। दूर तक हाथ डाल करके उसमें एक किताब रखी हुई थी उस दराज में, वो किताब निकाली, किताब को साफिया के सामने रख दिया, उसके टेबल पर रख दिया, और उन्होंने पहला सफा खोला, उसका पहला पन्ना उसका खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी उसमें बनी हुई थी, और टाइटल वाले सफे पर टाइटल जो था लिखा हुआ था, उसके अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुलई सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ। तो डला हुआ था शहर का नाम ढाका, 1946 सन डला हुआ था उसमें, यानी कि पता चलता था कि ये पुस्तक, ये किताब किसी ने 1946 में उपहार स्वरूप इनको दी थी। तो जब मैंने उस किताब में ढाका देखा लिखा हुआ, तो मैंने उन अधिकारी से पूछा, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? तो अधिकारी ने कहा कि हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया, यानी कि अपने वतन, मातृभूमि को याद करते हुए बड़े फक्र से उन्होंने उत्तर दे दिया। तो आप यहाँ कब आए? तो अधिकारी बोलते हैं, वो कस्टम अधिकारी, कि जब डिवीजन हुआ तभी से, मगर हमारा वतन, हम यहाँ रहे हैं, लेकिन हमारा वतन आज भी ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था उस समय जब हम लोग यहाँ आ गए। पर नजरुल और टैगोर जो महान कवि रचनाकार हुए हैं, उनको हम बचपन से ही पढ़ते आए, छोटे से ही, बाल्यावस्था से ही उनकी कविताओं को, उनके लेख को, उनकी पुस्तकों को पढ़ते आए हैं। लेकिन जिस दिन हमारा डिवीजन हो गया था, हम लोग, और यहाँ बंटवारे के समय हम लोग आ रहे थे इस तरफ, जिस रात हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 साल पहले मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे, जो हमारा पक्का दोस्त था, पक्का मित्र था, बचपन से ही हम लोग साथ पढ़े, साथ खेले, जब हम लोग विदा होने लगे तो हमें हमारे जन्म दिवस पर, उस दिन हमारा जन्मदिन था, तो जन्म दिवस पर ये उपहार स्वरूप हमें ये किताब हमारे उस दोस्त ने दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में आ गए, कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई। पर हम वतन आते जाते थे, अपने वतन भी हो आते थे कभी कभी। जब इतना सुना, उन्होंने कहा कि वतन, साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। तो वो अधिकारी कहते हैं कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, मैं ढाका का निवासी हूँ, ढाका ही मेरा वतन है। उन्होंने थोड़ा जरा बुरा मान करके कहा, हाँ हाँ ठीक है सर। साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली, जो चाय, जब तक पुलिस वाला वो चाय लेकर के आ गया, एक चाय साफिया को दी, वो एक चाय खुद पकड़ी, खुद एक बड़ा सा घूंट भर करके बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, कलकत्ता में भी नमक तैयार किया जाता है, वैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। यानी कि अपने अपने वतन की सब चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, अपनी अपनी जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है, वहाँ की चीजें अच्छी लगती हैं। तो बताए कि हमारे यहाँ की जो डाब है वो उसकी बात ही अलग है, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। जब काफी देर तक बात होती रही तो साफिया ने अब चलने की इजाजत मांगी। तो उठते वक्त जब वो उठी साफिया, तो उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाया उन्होंने, कस्टम अधिकारी ने, और आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे साफिया चलने लगी। साफिया ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब साफिया
अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी। अमृतसर आ गया था, उसके पुल को पार कर रही थी, चढ़ रही थी पुल तरफ। तब पुल की सबसे नीची सीढ़ी के पास सिर झुकाए हुए वो कस्टम अधिकारी खड़े हुए थे। साफिया मन में सोचती जा रही थी, उनको देखती जा रही थी कि वतन कहाँ है, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। पहले हम पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, इसकी आजादी के लिए सभी लोग एक साथ लड़े, लेकिन बंटवारा हो गया, कस्टम बन गया। उधर तुम्हारा वतन है, इधर हमारा वतन, लेकिन कहाँ किसका वतन है, सब जगह एक सा है। तो ये पाठ आपको समझ में आया। अभी इस पाठ के अगर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएं, हम कुछ महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न आपको बताए दे रहे हैं, इनको आप सुनिए, समझिए। जैसे पहला प्रश्न बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे कि साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया था। साफिया के भाई ने क्यों नमक की पुड़िया ले जाने के लिए साफिया को मना किया था। तो आप लोग बता सकते हैं, जो पाठ में आपने सुना कि साफिया लाहौर से विस्थापित होकर गई, जो लाहौर से विस्थापित हो गई थी, अलग हो गई थी, सिख बीबी के लिए सौगात में नमक ले जाना चाहती थी वो लाहौर से, परंतु उनके भाई ने ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके भाई स्वयं एक पुलिस अधिकारी थे, अफसर थे, इसलिए वे जानते थे कि नमक का सीमा पार ले जाना गैर कानूनी है, गैर कानूनी, हमारी बहन पकड़ न जाए। इसके फलस्वरूप उन्होंने साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। अच्छा, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व मचा हुआ था कि मुझे नमक की पुड़िया ले जाना, कैसे ले जाऊंगी, क्या क्या द्वंद्व, क्या क्या हलचल उनके मन में हो रही थी, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भाई से, इसका आंसर है भाई से नमक के संबंध में जब बातचीत हुई साफिया की, तो भाई ने सब कुछ बता दिया कि सीमा पार ले जाने में दिक्कत पेश आएगी आपको, ये गैर कानूनी है। धीरे धीरे भावना के स्थान पर जब उसकी बुद्धि आई, पहले तो वो नहीं, मुझे तो ले जाना है, मैं वादा करके आई हूं, लेकिन जब बुद्धि हावी हुई तो एक बार उसने सोचा यदि मजबूरी हुई तो वह नमक को छोड़ जाएगी, ना ले जा पाएगी, छोड़ देगी। तो दूसरी ओर उसे फिर सिख बीबी की याद आ गई कि मैं तो वादा करके आई हूँ, मुझे किसी कैसे ही ना कैसे मुझे तो नमक ले जाना है। ये द्वंद्व था, एक तरफ सोच रही कि अगर ना ले जा पाए तो छोड़ देंगे नमक, दूसरी तरफ मेरे वादे का क्या होगा, मुझे तो नमक ले जाना है। उनके ले जाने का फिर वो उपाय सोचने लगी। इस द्वंद्व से मुक्त होकर वह नमक की पुड़िया को कीनुओं की टोकरी में छिपाने का साहसिक निर्णय भी ले लेती है। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे, वो क्या कारण था। तो कस्टम अफसर का सिर झुकाए चुपचाप खड़े होना उनकी विचार मग्न स्थिति को व्यक्त करता है कि कोई विचार कर रहे थे, कुछ विचार मग्न थे, सोच रहे थे। साफिया के व्यवहार, उनकी बातचीत तथा सौगात के रूप में नमक लाने की घटना ने उनके हृदय को भी उद्वेलित कर दिया, बेचैन कर दिया। वह मन ही मन में विचार रहे थे, सोच रहे थे कि भले ही राजनीतिक स्तर पर सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हों, हम लोग बट गए हों, तो भी सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के हृदय नहीं बांटे जा सकते। वो एक दूसरे से प्रेम अभी भी करते हैं। मजहबी आधार पर बटे लोग आज भी बंटवारे से पूर्व के शहरों को अपना मानते हैं। भली मजहब के अनुसार हम बट गए, हिंदुस्तान के काफी लोग पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान के इस तरफ रहने लगे, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि को, अपने शहर को अपना मानते हैं। उन शहरों के प्रति मन में आज भी वही प्रेम पनपता है जो वर्षों पहले था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इस पाठ से आपके पूछे जा सकते हैं, आगे फिर बताएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।